बेटा आज का अपना पाठ है पाठ 6 संपन्न भारत। इस पाठ के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि इस पाठ में किसके बारे में बताया गया है। पाठ के में अपने भारत के बारे में, भारत की संस्कृति के बारे में बताया गया है। भारत की संस्कृति में क्या विद्यमान होता है, यहाँ के लोग, यहाँ के रीति रिवाज और यहाँ के धर्म। रीति रिवाज धर्म पर आधारित है और यहाँ की बोलियाँ, यहाँ की वेशभूषा, भाषा, ये सभी किस में आती है, भारतीय संस्कृति में आती है। और ये सभी प्रभावित किससे होती है, भारत की भौगोलिक परिस्थिति से। भौगोलिक परिस्थिति में कैसी परिस्थिति आ जाएगी, जलवायु और मौसम से संबंधित परिस्थिति। तो इस पाठ का उद्देश्य यही है कि भारत में इतनी सारी जो विशेषताएं विद्यमान हैं, जैसे भारत में अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है। भौगोलिक विषमता, जैसे कहीं पर सर्दी, कहीं पर गर्मी, कहीं पर ना सर्दी ना गर्मी, मध्यम वाला मौसम होता है। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार की भौगोलिक परिस्थिति पाई जाती है। उसी परिस्थिति के आधार पर भारत में अलग अलग जगह पर विभिन्न प्रकार की वेशभूषा वाले लोग, जिनका पहनावा अलग होता है। विभिन्न प्रकार के धर्म के लोग, विभिन्न प्रकार की जाति के लोग, फिर जाति के और धर्म के हिसाब से उनके रीति रिवाज अलग अलग होते हैं। तो विभिन्न प्रकार के रीति रिवाज के लोग, ये सभी क्या है, भारत में विद्यमान हैं। तो फिर जब ये बहुत सारे धर्म के लोग होंगे, जाति के लोग होंगे, अलग अलग पहनावे के लोग होंगे, उनका अलग अलग खान पान होगा, तो उस हिसाब से क्या होगा, उनका अलग अलग रहन सहन भी होगा। तो अलग अलग रहन सहन होगा, अलग अलग बोली होगी, अलग अलग भाषा होगी, तो अलग अलग उनके रीति रिवाज होंगे, अलग अलग उनके त्यौहार होंगे, उनके जो फेस्टिवल होंगे वो भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो इन सभी अलग अलग विशेषताओं को देख करके क्या कोई बता सकता है कि भारत एक ही है या विभिन्न देशों का समूह है। तो इस पाठ के अंदर यही बताया गया है कि भारत के अंदर विभिन्न प्रकार के रंग विद्यमान हैं। वो रंग कैसे हैं, अलग अलग प्रकार के रंग हैं, जिसमें बोली, भाषा, पहनावा, रीति रिवाज, धर्म, जाति, त्योहार सब कुछ आ गया। ये सभी अलग अलग प्रकार के हैं, लेकिन फिर भी इन अलग अलग रंगों को मिलाकर के एक रंग बनता है। वो कौन सा रंग होता है, विविधता में एकता। भारत विभिन्न प्रकार की विभिन्नताओं का देश होता हुआ भी क्या है, एक देश है। तो अगर कोई भी अपरिचित व्यक्ति जो भारत में नया आता है, वो वहाँ इतने बड़े क्षेत्र में अगर घूमेगा, तो वो इस भारत को एक अकेला भारत नहीं मान करके क्या मानेगा, इसको अलग अलग प्रकार का देश मानेगा। वो इस बात से इनकार कर देगा कि हाँ भाई भारत एक ही देश है, बल्कि उसका मत क्या हो जाएगा कि नहीं, भारत एक नहीं है, भारत अलग अलग प्रकार का देश है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर अलग अलग प्रकार की संस्कृतियाँ विद्यमान हैं और उन्हीं संस्कृतियों के आधार पर वहाँ पर लोग जो है आचरण करते हैं। और इस पाठ में क्या बताया है कि भारतीय जो संस्कृति का इतिहास है। अब जैसे भारतीय संस्कृति ऐसे तो है नहीं कि वो आज ही पनपी है, चलो यहाँ पर आज ही बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लोग हुए हैं, आज ही बहुत सारी मतलब बोलियाँ विकसित हुई हैं, ऐसा तो है नहीं। ये भारतीय संस्कृति कब से चलती आ रही है, बहुत प्राचीन काल से चलती आ रही है, जिसका कोई भी समय निश्चित नहीं है। ये हजारों साल पुरानी भारतीय संस्कृति है। तो ये हजारों साल पुरानी भारतीय संस्कृति है, लेकिन आज भी क्या है, ये विद्यमान है। तो अपन अब इस पाठ को शुरू करने जा रहे हैं। जैसे जैसे पाठ के अंदर व्याख्या आएगी वैसे वैसे व्याख्या होती जाएगी। पाठ को ध्यान से सुनना है और समझना है। उद्देश्य, प्रस्तुत पाठ भारतीय संस्कृति की विशेषताओं पर आधारित है। इसमें भारतीय संस्कृति की लगभग हर प्रकार की विशेषता का संक्षेप में लेकिन संतुलित वर्णन किया गया है। वो कैसे, भारतीय संस्कृति इतनी ज़्यादा है, इतनी बड़ी है, जिसका कोई भी वर्णन नहीं कर सकते। भारतीय संस्कृति के ऊपर अगर अपन निबंध लिखने बैठते हैं
तो फिर भारतीय संस्कृति का कोई अंत नहीं है, कोई उसका छोर नहीं है। तो इस किताब में क्या किया गया है, केवल संक्षेप में उसका वर्णन किया गया है इस पाठ के अंदर, मतलब छोटे रूप में लेकिन संतुलित रूप में, संतुलन बना करके। लेखक ने भारत की जलवायु व मौसम संबंधी विशेषता, मतलब उसकी भौगोलिक विषमता, रीति रिवाज, पहनावा, खान पान, भौगोलिक स्थिति तथा औद्योगिक विकास पर प्रकाश डालते हुए अपनी संस्कृति का मुक्त कंठ से गौरवपूर्ण गुणगान किया है। इससे स्पष्ट होता है कि उसे अपनी गौरवपूर्ण संस्कृति से अद्भुत लगाव है। अपना पाठ अब शुरू होने जा रहा है। भारत के बारे में विस्तृत जानकारी रखने वाला, अब अपन अपना ये पाठ शुरू करने जा रहे हैं। भारत के बारे में विस्तृत जानकारी रखने वाला हर व्यक्ति इस बात से सहमत होगा कि भारत के नाम से अपरिचित कोई व्यक्ति यदि भारत में उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक घूमे तो वह बोल उठेगा, यह कोई एक देश नहीं है बल्कि कई देशों का एक समूह है। ये चीज़ मैंने आपको बताई दी है कि अगर कोई अनजान व्यक्ति अगर चारों तरफ भारत में घूमेगा, पूरे में घूमेगा, तो वो उसको एक देश नहीं कह पाएगा। क्यों नहीं कह पाएगा? क्योंकि यहाँ पर एक जैसी कोई भी संस्कृति नहीं है, बल्कि अलग अलग संस्कृति अलग अलग जगह पर विद्यमान है। तो वो इसे क्या कहेगा, बल्कि वो इसको अलग देशों का एक समूह कहेगा कि यहाँ पर विभिन्न देशों का एक समूह विद्यमान है जिसका नाम है भारत। यह एक ऐसा देश है जो एक दूसरे से रीति रिवाजों में, कामकाज में, रहन सहन में, पहनावे में बिल्कुल भिन्न है, मतलब बिल्कुल अलग है। प्राकृतिक रूप से तो यहाँ इतनी विभिन्नताएं हैं कि शायद ही कोई विशेष प्रमाणों के बिना यह मान सके, विशेष प्रमाण यानी विशेष तथ्य, प्रूफ, सबूत के बिना यह मान सके कि यह सब एक ही देश में शामिल है। कहीं हिमालय की दुर्गम पहाड़ियाँ, तो कहीं उन्मुक्त रूप से लहराता समुद्र, उन्मुक्त यानी मदमस्त, अपनी ही मस्ती में। कहीं वर्षा ऋतु का असामयिक प्रचंड आवेग, तो कहीं रेगिस्तान की तपती धरती। असामयिक यानी किसी, भला कौन सा ऐसा फल है या कौन सी ऐसी फसल है जो भारतवर्ष की पवित्र धरती पर न उपजती हो? कौन सा ऐसा खनिज पदार्थ है जो यहाँ के भूगर्भ में न विद्यमान हो? इतनी विभिन्नताएं देखने पर शायद ही किसी का मन इस बात से सहमत हो पाए कि यह एक देश है। इसको कोई एक देश क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि यहाँ पर सब जगह अलग अलग प्रकार की संस्कृति है। और यहाँ पर भारत की धरती में भी क्या विशेषता है, यहाँ पर अलग अलग प्रकार की फसलें उपजती हैं। कोई फसल ऐसी नहीं है जो भारत में नहीं उपजती हो, वो किसी न किसी क्षेत्र में, किसी न किसी कोने में ज़रूर उपजती है। और यहाँ पर कोई भी खनिज पदार्थ ऐसा नहीं है जो नहीं मिलता हो, चाहे थोड़ी ही मात्रा में निकलता हो, लेकिन निकलता ज़रूर है। इसलिए भारत को कोई भी एक देश नहीं बता सकता। भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले लोग यहाँ रहते हैं। इतने प्रकार की बोलियाँ यहाँ पर बोली जाती है कि उनकी गिनती करना आसान नहीं है। बोलियों में इतने प्रकार की भिन्नताएं होने के कारण ही भारत के संदर्भ में इस कहावत का जन्म हुआ, कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी। मतलब भारत में इतनी बोलियां बोली जाती है कि एक कहावत का जन्म हुआ। कौन सी कहावत का? कि कोस कोस पर बदले पानी। जिस प्रकार एक एक कोस पर, कोस होता है दूरी मापने की इकाई, जैसे 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 100 मीटर, जैसे मीटर दूरी मापने की इकाई है, वैसे कोस भी क्या है, दूरी मापने की इकाई है। तो जैसे मनुष्य एक कोस पर चलता है और उसका वहाँ पर पानी का स्वाद बदल जाता है। जगह जगह पर अपन अलग अलग एरिया में जाएंगे तो हमें पानी के स्वाद में अलग अलग प्रकार का विभिन्नता देखने को मिलेगी। मतलब पानी का टेस्ट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो जैसे जैसे पानी का टेस्ट चेंज होता है वैसे वैसे ही वहाँ की बोली भी चेंज होती जाती है। कि पानी का टेस्ट तो कब चेंज होता है? जब मनुष्य एक कोस दूरी पार कर लेता है, लेकिन 4 कोस की दूरी पार करने पर यहाँ पर बोली में फर्क आ जाता है, यहाँ पर बोली बदल जाती है। बोलियों का इतना विशाल रूप देखकर कोई भी इंसान सहज ही बोल उठेगा, तुम झूठ बोलते हो, यह एक देश नहीं बल्कि एक पूरा
महाद्वीप है। महाद्वीप क्या होता है? अनेक देशों का एक समूह, जहाँ पर बहुत सारे देशों के लोग रहते हैं, लेकिन एक समूह में रहते हैं। तो यहाँ पर भारत को किसकी संज्ञा दी गई है? एक महाद्वीप की संज्ञा दी गई है कि भारत एक देश नहीं है बल्कि अलग अलग देशों का एक समूह है जिसने महाद्वीप का निर्माण कर रखा है। वह व्यक्ति जो भारतीय संस्कृति से अपरिचित है, जो इसके बारे में ज़्यादा गहराई से नहीं जानता, वह इसे भला एक देश कैसे मानेगा। किंतु यदि विचार करके देखा जाए तो इन विभिन्नताओं की तह में एक ऐसी समता और एकता व्याप्त है जो अन्य विभिन्नताओं को पिरोकर एक सुंदर समूह बना देती है। फिर इसके आगे लेखक क्या कह रहा है कि अगर इसकी गहराई में अपन जाएंगे तो अपन को एकता विद्यमान नजर आएगी। तो इस एकता से ही क्या पता चलता है कि भारत एक देश है जिसने भारत को एक सूत्र में पिरो रखा है, एक सुंदर मोती की माला में पिरो रखा है, जिसमें अलग अलग रंगों के अलग अलग प्रकार के मोती विद्यमान हैं। आगे है, यह काव्य की भावना मात्र नहीं है, काव्य की भावना मात्र नहीं है, बल्कि एक ऐसा ऐतिहासिक सत्य है। ऐतिहासिक मतलब इतिहास से संबंधित सत्य, जो हजारों वर्षों से अलग अलग अस्तित्व अनेकानेक जलप्रपात बोलते हैं झरनों को, और प्रवाहों का संगम स्थल बनाकर एक प्रकांड मतलब बहुत बड़ा और प्रगाढ़ मतलब बहुत गहरा समुद्र के रूप में भारत में व्याप्त है। मतलब भारत ने किसकी उपाधि ले रखी है? समुद्र की उपाधि ले रखी है। कैसे? जैसे अनेक नदियों का जल मिल करके, अनेक झरनों का जल मिल करके समुद्र में मिल जाता है और समुद्र बहुत गहरा हो जाता है और उसके अंदर वो इतना बड़ा हो जाता है कि उसको माप नहीं सकते। वैसे ही भारतीय संस्कृति में अनेक प्रकार की संस्कृतियां विद्यमान हैं, अनेक प्रकार के धर्म जाति के लोग विद्यमान हैं जिन्होंने एक समुद्र का निर्माण कर रखा है। इसे भारतीय संस्कृति का नाम दिया जा सकता है। भारतीय संस्कृति की इसी शक्ति और ऊर्जा को महसूस करते हुए महान शायर इकबाल ने कहा, इकबाल ने क्या कहा है? यूनानो मिस्रो रोमा सब मिट गए जहाँ से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। मतलब यूनानी व्यक्ति आए, मिस्र व्यक्ति आए, रोम से भी व्यक्ति आए, अलग अलग विभिन्न देशों से व्यक्ति आए, वो सब मिट गए। मतलब जैसे जैसे मनुष्य का जन्म हुआ वैसे वैसे मनुष्य खत्म भी होते गए, लेकिन भारतीय संस्कृति ऐसी है जो कि अभी तक भी विद्यमान है, वो नहीं मिटी है। तो कुछ ना कुछ बात तो यहाँ पर है। भारतीय संस्कृति का इतिहास दशकों और शताब्दियों का इतिहास नहीं है, बल्कि इसको अपना वर्तमान रूप लेने में हजारों साल लगे हैं। ऐसा तो है नहीं कि भारतीय संस्कृति आज ही पनपी है, बल्कि ये भारतीय संस्कृति कब की है? ये बहुत पुरानी है, हजारों साल पुरानी है। त्याग, तपस्या, अहिंसा और बलिदान इस संस्कृति को जीवंत रखने वाले मुख्य स्रोत हैं। अब ये संस्कृति जीती किससे आ रही है? त्याग से, तपस्या से, अहिंसा से और बलिदान से। सैकड़ों आक्रमणकारियों ने यहाँ के रीति रिवाजों और परंपराओं की समृद्धि को ध्यान में रखकर इन्हें अपना लिया और कालांतर में यहीं बसे हुए हैं। इससे हमारी संस्कृति न केवल विकसित हुई है, बल्कि इसमें नई नई शाखाएं भी प्रस्फुटित हुई हैं। मतलब विकसित हुई हैं, प्रस्फुटित यानी विकसित हुई हैं। मतलब आक्रमणकारी जो पहले आक्रमण करते थे हमारे भारत पर, उन्हें भारतीय संस्कृति इतनी पसंद आई कि उन्होंने इसको अपना लिया। तो जब इन्होंने इसको अपनाया तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने उस संस्कृति को नष्ट किया, बल्कि उसमें अपनी संस्कृति मिला करके इसको और ज़्यादा विकसित कर दिया और इस संस्कृति के वृक्ष में नई नई शाखाएं पनपने लगी। देश और विदेश में एक सूत्रता तलवार के जोर से नहीं, बल्कि प्रेम और सौहार्द के बल पर स्थापित हुई है। कि देश और विदेश में, हमारे देश और भारत के विदेशों, हमारा देश भारत और विदेशों में जो एक सूत्रता मतलब एक सूत्र में बांधे रखने वाली जो माला है, जो एकता है, वो तलवार के जोर से स्थापित नहीं हुई है। मतलब हमने किसी के ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं की है, बल्कि प्रेम और भाईचारे की भावना से यहाँ की भारतीय संस्कृति विद्यमान है। हमने दूसरों के हाथों और पैरों पर, घर और संपत्ति पर जबरदस्ती कब्जा नहीं किया, उनके हृदयों को जीता तो उन्होंने क्या किया? सब कुछ हमारे अपने नाम अपने आप ही कर दिया।
इसी वजह से जो प्रभुत्व कायम है वह चरित्र और चेतना पर छाया हुआ है। किस पर छाया हुआ है? वो हमारे चरित्र और हमारे ज्ञान के ऊपर आधारित है। जो हमारी भारतीय संस्कृति विद्यमान है वह हमने तलवारों के जोर पर नहीं स्थापित की है, बल्कि किसके ऊपर स्थापित की है? हमारे प्रेम और भाईचारे की भावना के ऊपर स्थापित की है। और दूसरे लोगों ने भी इसे तलवार के जोर पर नहीं अपनाया है, बल्कि प्रेम और भाईचारे की भावना के आधार पर ही अपनाया है। यह आज भी बहुत अंशों में बरकरार है, किंतु हम इस चेतना को कई अंशों तक भूल चुके हैं। वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास के परिणामों से अपने को सुरक्षित रखकर हम इनका उपयोग अपनी रीति से किस प्रकार करें, इस बारे में हमें दो बातों का परस्पर ध्यान रखना होगा। यह भारतीय संस्कृति क्या होती जा रही है? जैसे जैसे मानव पीढ़ी बढ़ती जा रही है, आधुनिक युग आता जा रहा है, जिसको बोलते हैं मॉडर्न युग आता जा रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है? हमारी ये भारतीय संस्कृति लुप्त होती जा रही है और हम पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं। तो आगे अब लेखक बता रहा है कि भारतीय संस्कृति को किस प्रकार सुरक्षित रखा जाए। पहली बात तो यह है कि हम हर प्रकार की प्रकृतिजन्य और मानवकृत विपदाओं के पड़ने पर भी हमारी सृजनात्मक शक्ति कम नहीं हुई। कि मानव प्रकृतिजन्य मतलब जो प्रकृति से उत्पन्न हुई है, एक तो वो आपदा, एक वो पीड़ा। प्रकृति से जब पीड़ा उत्पन्न होती है, जब प्राकृतिक जो आपदा आती है, तो उससे बहुत ज़्यादा हानि होती है। और जो मानवकृत विपदा हुई है, जो मानव ने जो विपदा मतलब जो परेशानियां जो मानव ने क्रिएट की हैं, जैसे आतंकवादी वगैरह होते हैं, और प्राकृतिक विपदा जैसे कि अकाल पड़ जाना, सूखा पड़ जाना, जैसे अभी टिड्डी दल आया था, ये क्या है? प्राकृतिक विपदा है। तो इनके पड़ने पर भी हमारी सृजनात्मक शक्ति कम नहीं हुई है। सृजनात्मक शक्ति मतलब क्रिएटिव, जो कि एक नए तथ्य का निर्माण कर सकती है, वह खत्म नहीं होती है, हमारे अंदर वह विद्यमान रहती है। चाहे हमारे ऊपर कितनी भी प्राकृतिक आपदाएं आ जाएं, चाहे कितना भी दूसरा मनुष्य हम कमज़ोर बना ले। हमारे देश में साम्राज्य बने और मिटे। हमारे इस देश में क्या हुआ है? साम्राज्य बने हैं और मिटे हैं। अलग अलग प्रकार के अलग अलग साम्राज्यों का निर्माण हुआ है, अलग अलग राजा हुए हैं, उन्होंने अलग अलग अपने अपने साम्राज्य बनाए, और वो भी क्या हो गए? मिटते चले गए। मतलब जो प्राचीन काल में जो राजा थे वो आज नहीं है, और आज जो राजा है वो आगे नहीं होगा। विभिन्न संप्रदायों का उत्थान और पतन हुआ, मतलब विभिन्न प्रकार के संप्रदाय हमारे यहाँ पर जन्मे और यहाँ पर उनका पतन भी हुआ, यहाँ पर वो गिरे भी, वो नष्ट भी हुए। हम विदेशियों से आक्रांत और पददलित हुए। हम विदेशियों से आक्रांत मतलब हमारे ऊपर विदेशी लोगों ने हमला किया, जिससे कि हम अपने पद से हट गए। मतलब हमें हमारा अधिकार नहीं मिला, हम हमारे अधिकारों से वंचित रह गए। हम पर प्रकृति ने भीषण प्रकोप और मानवों ने अनेक बार मुसीबतों के पहाड़ ढा दिए। प्रकृति ने भीषण प्रकोप मतलब प्राकृतिक आपदाएं आई, और मानवों ने जो आक्रमणकारी होते हैं उन्होंने अनेक मुसीबतों के पहाड़ ढा दिए, मतलब हमें अनेक प्रकार की मुसीबतों में डाल दिया। पर फिर भी हम लोग बने रहे, मतलब हम लोग आज भी जिंदा हैं और कल भी जिंदा थे, और हम अगर चले गए तो हमारी पीढ़ी आगे भी जिंदा रहेगी, हमारी संस्कृति बनी रही। जब हम लोग जिंदा हैं तो उन्होंने, जो प्राचीन लोग हुए थे, उन्होंने उन संस्कारों को हमारे अंदर सींचा। तो हमारा भी क्या फर्ज बनता है कि हम भी आने वाली पीढ़ी में हम इन भारतीय संस्कृति के संस्कारों को सींचे, जिससे कि भारतीय संस्कृति आगे भी क्या रहे? जिंदा रहे, हमारा जीवन और सृजनात्मक शक्ति बनी रही। हमारी इस पावन भूमि में महान मनीषियों, योगियों और क्रांतिकारियों ने जन्म लिया। मतलब भारत की भूमि में कैसे कैसे लोगों ने जन्म लिया? केवल एक ही प्रकार के लोग नहीं थे, साधु महात्मा, दुष्ट भी थे और साधु भी थे। अनेक प्रकार के लोगों ने जन्म लिया जो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट थे, जिनको संसार के किसी युग के अत्यंत उच्च आसन पर बैठाया जा सकता है, जहां हालातों से वशीभूत होकर संसार की सैकड़ों जातियां विलुप्त हुई और वहां भारतीय संस्कृति अपना स्थायित्व कायम रख सकी। इसका सीधा सा कारण हमारी सामूहिक चेतना है।
हमारी भारतीय संस्कृति किससे बनी रही है? हमारी सामूहिक चेतना से। चेतना किसको बोलते हैं? ज्ञान को। हमारे सामूहिक ज्ञान से, हमारे सामूहिक भावना से, हमारे समूह में रहने की इच्छा से भारतीय संस्कृति आज भी जिंदा है। यह एक ऐसे नैतिक आधार पर ठहरी हुई है जो कि पहाड़ से भी मजबूत, समुद्र से भी गहरी और आकाश से भी अधिक व्यापक है। इसका आधार क्या है? नैतिक आधार क्या है इसका? नैतिक शिक्षा, जिसके कारण क्या है, हमारी भारतीय संस्कृति पहाड़ से भी ज़्यादा मजबूत है। मतलब चाहे कितनी भी हमारे ऊपर मुसीबतें आ जाए, हमारी भारतीय संस्कृति हिल नहीं सकती। और समुद्र से भी अधिक गहरी है। मतलब चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आ जाए, भारतीय संस्कृति की जो गहराई है, जो इसका मेन जो पॉइंट है जहाँ से भारतीय संस्कृति उत्पन्न होती है, उसको कोई नहीं छेड़ सकता। जो प्राचीन जो संस्कृति है आकाश से भी अधिक व्यापक है और यह आकाश से भी अधिक फैली हुई है। जिस प्रकार आकाश फैला हुआ है, उसने पूरी पृथ्वी को समेट रखा है, वैसे ही हमारी भारतीय संस्कृति ने क्या कर रखा है? भारत के विभिन्न विभिन्न धर्म जाति के लोगों को एक सूत्र में बांध रखा है, आकाश की तरह फैली हुई है। यदि हमें अपने समाज और देश में उन अन्यायों और अत्याचारों की पुनरावृत्ति नहीं चाहिए, पुनरावृत्ति मतलब दोहरान, अगर हम उनका रिवीजन दोबारा नहीं चाहते हैं, किसका रिवीजन नहीं चाहते हैं हम? जो प्राचीन काल में जो हमारे ऊपर अन्याय हुए, जो अत्याचार हुए, जो विदेशियों ने जो आक्रमण किए, आतंककारियों ने जो आतंक मचाए, अगर हम उनकी पुनरावृत्ति नहीं चाहते हैं, अगर हम नहीं चाहते हैं कि हमारे साथ वही हालात दोबारा उत्पन्न हो, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? जिनके द्वारा आज के सारे संघर्ष उत्पन्न होते हैं, तो हमें अपनी ऐतिहासिक नैतिक चेतना, मतलब इतिहास से संबंधित नैतिक ज्ञान, ऐतिहासिक यानी इतिहास से संबंधित, नैतिक यानी जो हमें मॉरल एजुकेशन, जो हमें नैतिक शिक्षा प्रदान करती है, नैतिक ज्ञान या संस्कृति के आधार पर ही अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना होगा, उसको सूत्रपात करना होगा। हमारी अर्थव्यवस्था का आधार क्या होगा? हमारी भारतीय संस्कृति। इसके पीछे व्यक्तिगत लाभ और भोग की भावना प्रधान न होकर के, तो ये सब काम करने के लिए हमारा जो मेन मोटिव है वो क्या होना चाहिए? हमारा व्यक्तिगत लाभ नहीं होना चाहिए। हम हमारा पर्सनल प्रॉफिट नहीं देख सकते हैं इसके अंदर, बल्कि क्या देखना चाहिए हमें? व्यक्तिगत त्याग और सामाजिक कल्याण की भावना होनी चाहिए। ठीक ऐसी ही भावना का समावेश विज्ञान के क्षेत्र में भी किया जाना चाहिए। भाई अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में तो हो गया, लेकिन आज का युग क्या है? विज्ञान का युग है। तो विज्ञान के युग में भी ऐसी ही भावना होनी चाहिए। अगर हम कोई नया आविष्कार करते हैं तो हम हमारे पर्सनल प्रॉफिट के लिए वो नया आविष्कार नहीं करेंगे, बल्कि किस लिए करेंगे? हमारे पर्सनल त्याग के लिए, हमारे व्यक्तिगत त्याग के लिए और समाज कल्याण की भावना। और उसमें भावना कैसी होनी चाहिए? जिसमें पूरे समाज का कल्याण निहित होवे। आज विज्ञान के हर क्षेत्र में अद्भुत और अतुल शक्ति प्रदान कर रहा है। आज क्षेत्र किसका है? विज्ञान का ही क्षेत्र है। जीवन का हर क्षेत्र किसका बन रहा है? विज्ञान का बन रहा है। इसका प्रयोग जहाँ एक और व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष के लिए हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर व्यक्ति और समूह के विनाश के लिए भी स्वार्थी तत्व उत्पन्न हो रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है? विज्ञान में एक और मानव जहाँ पर मानव की भलाई के लिए क्या कर रहा है? विज्ञान का निर्माण कर रहा है, वहीं दूसरी ओर दानव जो जिनके पास दिमाग तो बहुत अच्छा है। भाई वैज्ञानिक ऐसे कोई नॉर्मल व्यक्ति तो बन नहीं सकता, जो माइंडेड होगा वही बनेगा, जिसके पास दिमागी शक्ति बहुत ज़्यादा होगी। तो हमें उस दिमाग को किस में लगाना है? समाज कल्याण की भलाई में लगाना है। लेकिन फिर भी कुछ लोग, कुछ दानव जो ऐसे हैं, वो क्या करते हैं? अपने दिमाग को अच्छे रास्ते पर नहीं चला करके बुरे रास्ते पर चलाते हैं। तो वो विज्ञान का उपयोग किसके लिए कर रहे हैं? व्यक्ति और समूह के विनाश के लिए स्वार्थी तत्वों का उपयोग कर रहे हैं। भाई जो अस्त्र शस्त्र जो बनते हैं, जो बॉम्ब वगैरह बनते हैं, वो कोई साधारण व्यक्ति तो बना नहीं सकता है। तो ऐसी वैज्ञानिक शक्तियों का उपयोग हमें किसके लिए करना है? मानव समाज के कल्याण के लिए करना है। इसके लिए हमें अहिंसात्मक त्याग को प्रोत्साहित करके भोग भावना को दबाए रखना होगा। नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकर नहीं होती। मतलब मनुष्य में नैतिक अंकुश क्या होता है? किसी को कंट्रोल में करना। कंट्रोल मतलब किसी को अपने वश में करना। जैसे कि मनुष्य को, चाहे मनुष्य गलत कर रहा हो, चाहे उसे कानून सज़ा दे या ना दे, लेकिन उसके मन में, उसके आत्मा में वो सज़ा होनी चाहिए। उसको अपनी आत्मा में
यह ग्लानि होनी चाहिए कि आज जो मैं कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ। तो ये कैसे लगेगा? नैतिक ज्ञान से लगेगा। तो मनुष्य के अंदर कैसी भावना होनी चाहिए? नैतिक अंकुश की भावना होनी चाहिए। अगर एक एक मनुष्य अगर सज्जनता से सोचेगा तो ये मानव शक्ति क्या हो जाएगी? मानव के लिए हितकर हो जाएगी। ऐसा नैतिक अंकुश यह चेतना या भावना ही दे सकती है, वही इस शक्ति को परिमित भी कर सकती है और उसके उपयोग को नियंत्रित भी कर सकती है। तो ये पार्ट आपके समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।